ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा, बादलों की चादर में लिपटा और हरियाली से सजा एक ऐसा शहर जहां हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है। चारों ओर फैले मखमली चाय के बागान, घुमावदार पहाड़ी रास्ते और समय की रफ्तार को मानो थामे हुए सदियों पुरानी टॉय ट्रेन। जी हाँ, स्वागत है आपका भारत की क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग में। आज के इस सफर में हम चलेंगे पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की खूबसूरत वादियों की ओर। इस वीडियो में हम आपको घुमाएंगे दार्जिलिंग के कुछ सबसे मशहूर और दर्शनीय स्थलों पर, जिनमें शामिल हैं ऐतिहासिक बतासिया लूप, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम स्टेशन, हरे भरे चाय के बागान, शांत और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर मोनेस्ट्री, बुद्ध स्तूप और भी बहुत कुछ। सिर्फ घूमना ही नहीं, बल्कि इस पूरे सफर के दौरान हम आपको जरूरी जानकारी और ट्रैवल गाइड भी देते चलेंगे, ताकि अगर आप दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए और भी उपयोगी साबित हो। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि इस खूबसूरत यात्रा की हर मंजिल अपने आप में एक अलग अनुभव लेकर आने वाली है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के व्यस्त और जीवंत चौक बाजार में। आप देख सकते हैं, यहाँ चारों ओर लोगों की चहल पहल, छोटी बड़ी दुकानें और पहाड़ी शहर की रोजमर्रा की जिंदगी की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की धड़कन है, जहाँ स्थानीय संस्कृति, खान पान और लोगों की जीवन शैली को करीब से महसूस किया जा सकता है। तो आइए, इस रंग बिरंगे माहौल का आनंद लेते हुए हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और दार्जिलिंग की सभी खूबसूरत जगहों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। और अभी हम हैं एक स्थानीय टूर ऑपरेटर के पास। अगर आप दार्जिलिंग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। यहां से दार्जिलिंग के विभिन्न दर्शनीय स्थलों के लिए साइट सीइंग टूर बुक किए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि यहां पर अलग अलग साइट सीइंग पैकेज के क्या चार्ज हैं और किस पैकेज में कौन कौन सी जगहें शामिल की जाती हैं। इससे आपको अपने बजट और समय के अनुसार सही विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। इसका पूरा पैकेज तो 600 6000 अच्छा हम सब 600 सेवन पॉइंट का रो पे चढ़ने से भी उतने पड़ेगा। रो पे नहीं जाएगा, रो पे नहीं जाएंगे। खाओगे जाएंगे तो इसका तो उसी का पड़ेगा 5000। हमें यहाँ पर टूर पैकेज थोड़ा महंगा लगा, लेकिन अगर आप अपने बजट और सुविधा को ध्यान में रखें तो लोकल टूर पैकेज एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि साइट सीइंग के लिए यह सबसे सुविधाजनक माना जाता है। और अगर आप टूर पैकेज नहीं लेना चाहते तो शेयरिंग टैक्सी भी साइट सीइंग के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। मेरा सुझाव यही रहेगा, अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो टूर पैकेज लेना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन अगर आप अकेले घूम रहे हैं तो शेयरिंग टैक्सी ही सबसे सस्ता और आसान विकल्प है। और अब हम बढ़ते हैं दार्जिलिंग की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक मॉल रोड की ओर। शाम के समय यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग ही रंग में नजर आता है। ठंडी पहाड़ी हवाएं, टहलते हुए पर्यटक और पहाड़ों के बीच फैली यह रौनक इस जगह को और भी खास बना देती है। फिलहाल सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। इस समय दार्जिलिंग धीरे धीरे अपनी सुबह की शुरुआत कर रहा है। ज्यादातर दुकानें अभी बंद हैं और बाजार में भी ज्यादा चहल पहल देखने को नहीं मिल रही। हाँ, सड़कों पर स्कूल यूनिफॉर्म में जाते बच्चे जरूर नजर आ रहे हैं, जो इस शांत सुबह में एक अलग ही रौनक जोड़ रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा, सुकून भरा माहौल और शहर की धीमी रफ्तार दार्जिलिंग की सुबह का अपना ही एक अलग आकर्षण है। ये है यहाँ का प्रसिद्ध चौरस्ता चौराहा। आप यहाँ का खूबसूरत माहौल देख सकते हैं। चारों ओर घूमते पर्यटक, खुले आसमान के नीचे कबूतरों के बीच खेलते बच्चे और आसपास फैली पहाड़ों की सुकून भरी फिजा इस जगह को और भी खास बना देती है। इस जगह की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी, जब अंग्रेजों ने 19वीं शताब्दी में दार्जिलिंग को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया। तब उन्होंने इस खुले मैदान को लोगों के मिलने जुलने और घूमने फिरने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे यह स्थान दार्जिलिंग का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया। चौरस्ता नाम भी अपने आप में दिलचस्प है। हिंदी और नेपाली भाषा में चौरस्ता का अर्थ होता है वह स्थान जहां 4 रास्ते आकर मिलते हैं। यही वजह है कि इस जगह का नाम चौरस्ता पड़ा। ब्रिटिश दौर में अधिकारी और उनके परिवार शाम के समय यहां टहलने आया करते थे। समय के साथ यह जगह स्थानीय लोगों और पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गई। आज भी चौरस्ता दार्जिलिंग की पहचान माना जाता है। यहाँ वाहनों का प्रवेश नहीं होता,
इसलिए आप बिना किसी शोर शराबे के आराम से घूम सकते हैं। आसपास बने कैफे, स्थानीय हस्तशिल्प की दुकानें, बुक स्टॉल और बैठने की जगहें इस स्थान को और भी आकर्षक बनाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको चौरस्ता का एक शानदार 360 डिग्री नजारा दिखाते हैं, ताकि आप इस जगह की खूबसूरती को हर एंगल से महसूस कर सकें। 360 डिग्री में यहाँ का व्यूज कैसा है ये देखिए। दार्जिलिंग की सबसे खास बातों में से एक है यहाँ का मौसम, जो हर पल अपना रंग बदलता रहता है। अभी कुछ ही देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन देखते ही देखते घने बादलों ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। यही तो दार्जिलिंग का असली जादू है। यहाँ कब धूप खिल जाए, कब हल्की बारिश शुरू हो जाए और कब बादल आपके बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सुबह का समय है, अधिकतर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर्यटक लोग अभी कमी हैं, लेकिन विद्यालय जाने वाले छात्रों की और विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा ही दिख रही है। और बिल्कुल वातावरण जो है पल पल बदल रहा है, यहाँ का मौसम बदल रहा है। अभी यहाँ पे खुला हुआ, इधर की तरफ देखिए, इधर जो है खुला हुआ मौसम है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं इधर की तरफ बादल आ रहे हैं, धुंध के रूप में ये बादल आ रहा है और इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एक आध बूंद भी गिर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए। अब हम चौरस्ता से आगे बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग के सबसे प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र महाकाल मंदिर की ओर। तो हम महाकाल मंदिर की तरफ चलते हैं दर्शक बंधुओं। ये देखिए महाकाल मार्केट लिखा हुआ है इस बोर्ड पे और आगे की तरफ हम चल रहे हैं। ये देखिए अब बादलों के अंदर से होके चल रहे हैं, बादल घिरे हुए छाए हुए हैं और कुछ लोग जो है मंदिर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्थानीय लोग हैं। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अपनी अनूठी आध्यात्मिक विरासत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। चलिए सबसे पहले भगवान महाकाल के पवित्र दर्शन करते हैं और इस दिव्य वातावरण का अनुभव लेते हैं। इसके बाद हम एक एक करके दार्जिलिंग के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर करेंगे और उनसे जुड़ी रोचक व उपयोगी जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस एक वीडियो के माध्यम से आपको दार्जिलिंग की प्राकृतिक खूबसूरती, यहाँ का इतिहास, संस्कृति और प्रमुख पर्यटन स्थलों का ऐसा अनुभव मिले मानो आप खुद हमारे साथ इस यात्रा का हिस्सा हों। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने अगले पड़ाव महाकाल मंदिर की ओर चलते हैं। महाकाल मंदिर दार्जिलिंग के प्रसिद्ध ऑब्जर्वेटरी हिल की चोटी पर स्थित है। यह स्थान चौरस्ता मॉल रोड से मात्र 5 से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए हल्की सी चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन रास्ते भर चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण इस सफर को बेहद सुखद बना देते हैं। अब हम महाकाल मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जूता स्टैंड की व्यवस्था की गई है। यहीं अपने जूते चप्पल उतारकर श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही हम महाकाल मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले यहाँ का शांत और आध्यात्मिक वातावरण मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। चारों ओर लहराते रंग बिरंगे बौद्ध प्रार्थना ध्वज, हवा में गूंजती मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों की आस्था इस स्थान को एक अलग ही दिव्यता प्रदान करती है। महाकाल मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की परंपराएं एक साथ देखने को मिलती हैं। एक ओर भगवान शिव की आराधना होती है, तो दूसरी ओर बौद्ध प्रार्थना ध्वज और स्तूप इस स्थान की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। यही धार्मिक सौहार्द इस मंदिर को दार्जिलिंग के सबसे विशेष स्थलों में से एक बनाता है। महाकाल मंदिर परिसर की एक और खास बात यह है कि यहाँ देश के कई प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों और पवित्र शिवधामों के प्रतीक स्वरूप छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इसलिए जो श्रद्धालु किसी कारणवश देश के सभी तीर्थों तक नहीं पहुँच पाते, वे यहाँ एक ही स्थान पर कई पवित्र धामों के प्रतीकात्मक दर्शन कर सकते हैं। मंदिर परिसर में आपको जागेश्वर धाम, भीमा शंकर, केदारनाथ सहित कई अन्य पवित्र शिवधामों के प्रतीक शिवलिंग देखने को मिलेंगे। प्रत्येक शिवलिंग को अलग अलग लोहे की जाली से बने छोटे मंदिरों में स्थापित किया गया है, जहां श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
यह व्यवस्था न केवल इस मंदिर की धार्मिक महत्ता को बढ़ाती है, बल्कि श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में अनेक पवित्र शिवधामों के दर्शन का सौभाग्य भी प्रदान करती है। यही कारण है कि महाकाल मंदिर दार्जिलिंग आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। महाकाल मंदिर का इतिहास सदियों पुराना और बेहद रोचक माना जाता है। कहा जाता है कि आज जहां यह मंदिर स्थित है, वहां कभी एक प्राचीन बौद्ध मठ हुआ करता था, जिसे दोर्जे लिंग के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि इस मठ का निर्माण लामा दोर्जे रिंजिंग ने कराया था और कई इतिहासकारों के अनुसार दार्जिलिंग नाम की उत्पत्ति भी इसी दोर्जे लिंग से हुई है। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी लगभग 1780 के दशक में गोरखा सेना के आक्रमण के दौरान यह प्राचीन मठ नष्ट हो गया। समय बीतता गया, लेकिन इस पवित्र स्थान की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मठ के नष्ट होने के बाद इसी स्थान पर 3 शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए। इन तीनों शिवलिंगों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद यहाँ भगवान शिव की आराधना शुरू हुई और धीरे धीरे यही स्थान महाकाल मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। और अब हम महाकाल मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास पहुंच चुके हैं। यही इस मंदिर की सबसे अनोखी और विशेष बात है। यहाँ एक ओर भगवान महाकाल यानी भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है, तो दूसरी ओर भगवान बुद्ध की आराधना की जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ आपको हिंदू पुजारी और बौद्ध भिक्षु दोनों एक साथ पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। यह दृश्य धार्मिक सद्भाव, आपसी सम्मान और एकता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। शायद यही वजह है कि महाकाल मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि हिंदू और बौद्ध संस्कृति के संगम का भी एक जीवंत प्रतीक माना जाता है। अगर आपको हमारी यह यात्रा और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लीजिए। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दार्जिलिंग के एक और बेहद मशहूर आकर्षण पीस पगोड़ा की ओर। वहाँ से आपको न केवल अद्भुत शांति का अनुभव होगा, बल्कि दार्जिलिंग के शानदार नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। और अब हम एक बार फिर चौरस्ता चौक पर आ चुके हैं। यहाँ से दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पीस पगोड़ा की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। हमने तय किया है कि इस सफर को पैदल ही पूरा करेंगे, ताकि रास्ते में पड़ने वाली खूबसूरत गलियों, पहाड़ी नज़ारों और स्थानीय जीवन को भी करीब से महसूस कर सकें। अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते तो अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ से आसानी से टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। दार्जिलिंग में साझा और रिजर्व दोनों तरह की टैक्सियां उपलब्ध रहती हैं, जिससे पीस पगोड़ा तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। आप यहां देख सकते हैं कि दार्जिलिंग में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और ट्रैफिक भी काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान यहां ऐसा नज़ारा अक्सर देखने को मिल जाता है। अगर आप भी दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें। इससे ट्रैफिक से बचने के साथ साथ आप आराम से सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों का आनंद भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम दार्जिलिंग के एक और बेहद प्रसिद्ध और शांत पर्यटन स्थल पीस पगोड़ा पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं, सफेद रंग का यह भव्य स्तूप अपनी सादगी और खूबसूरती से हर आने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके ठीक सामने स्थित है जापानी मंदिर, जिसे निप्पोंजान म्योहोजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा परिसर शांति, प्रेम और मानवता का संदेश देता है। यहां पहुंचते ही शहर की भागदौड़ और शोर शराबा मानो पीछे छूट जाता है और मन एक अलग ही सुकून का अनुभव करने लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस शांत और खूबसूरत परिसर को करीब से देखते हैं और इसके हर कोने को महसूस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ की निर्मल शांति, चारों ओर फैली हरियाली और आध्यात्मिक वातावरण इस जगह को दार्जिलिंग के सबसे खास पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। साथ ही हम जानेंगे इस स्थान का इतिहास, इसके निर्माण का उद्देश्य और उन रोचक तथ्यों के बारे में जिनकी वजह से हर साल देश विदेश से हजारों पर्यटक यहां खींचे चले आते हैं। आप देख सकते हैं कि इस भव्य पीस पगोड़ा के चारों ओर भगवान बुद्ध की 4 भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ कई सुंदर उकेरी गई आकृतियां और चित्र भी हैं, जो भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये लेटे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ शयन मुद्रा में है। ऊपर यक्ष देखिए किस तरह से इनकी स्तुति कर रहे हैं।
ये निर्वाण स्थली कुशीनगर का ये दृश्य है। जब महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए थे, वहाँ की ये सीनरी है, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ इस सुंदर नक्काशी को देख सकते हैं। इसमें हाथियों पर सवार राज परिवार और शाही जुलूस का दृश्य उकेरा गया है। और यहाँ इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध के जन्म की घटना को दर्शाया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार लुम्बिनी वन में जन्म लेते ही बालक सिद्धार्थ ने 7 कदम आगे बढ़ाए और अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर तथा बायां हाथ धरती की ओर उठाया। यह मुद्रा इस बात का प्रतीक मानी जाती है कि उनका जन्म मानवता के कल्याण और सत्य के मार्ग का प्रकाश फैलाने के लिए हुआ है। और इस नक्काशी में भी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का दृश्य दर्शाया गया है। इसमें भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में विश्राम करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग की घटना को दर्शाती है। राजकुमार सिद्धार्थ सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर सत्य और ज्ञान की खोज में राजमहल छोड़ देते हैं। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर उन्हें भगवान बुद्ध बनने की दिशा में अग्रसर किया। और ये देखिए ध्यान मुद्रा में है तथागत जी, महात्मा बुद्ध जी समाधि की अवस्था में है, ध्यान मुद्रा है। यहाँ इस नक्काशी में भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार जब सिद्धार्थ गहन ध्यान में लीन थे, तब मार नामक दैत्य ने उन्हें ज्ञान प्राप्त करने से रोकने के लिए अनेक प्रकार के भय, प्रलोभन और बाधाएं उत्पन्न की। लेकिन भगवान बुद्ध अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुए। अंततः उन्होंने मार पर विजय प्राप्त की और यहीं उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही क्षण राजकुमार सिद्धार्थ के भगवान बुद्ध बनने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। आप यहां भगवान बुद्ध की इस दिव्य प्रतिमा को देख सकते हैं। उनके हाथों की मुद्रा को धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा कहा जाता है, जो उनके प्रथम उपदेश का प्रतीक मानी जाती है। बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ के मृगदाय वन में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। इसी के साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन अर्थात धर्म के चक्र को गति देना कहा गया। अब जरा इस जगह के शांत और मनमोहक वातावरण को महसूस कीजिए। चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों की ठंडी हवाएं और प्रकृति का यह सुकून भरा नजारा मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। यही वजह है कि पीस पगोड़ा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ध्यान, आत्मिक शांति और प्रकृति से जुड़ने का एक बेहतरीन स्थान भी माना जाता है। आप यहां इस पत्थर के स्मारक को देख सकते हैं, जिस पर जापानी भाषा में पवित्र बौद्ध मंत्र अंकित हैं। यह स्मारक विश्व शांति, प्रेम और मानव एकता का संदेश देने का प्रतीक है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं दार्जिलिंग के प्रसिद्ध जापानी मंदिर में। बाहर से जितना सुंदर यह मंदिर दिखाई देता है, अंदर का वातावरण उससे भी कहीं अधिक शांत और आध्यात्मिक है। सामने भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा विराजमान है, जिसके दर्शन करते ही मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होने लगता है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा मोनेस्ट्री भी स्थित है, जहां बौद्ध भिक्षु नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करते हैं। चारों ओर सजी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, पारंपरिक जापानी सजावट और प्रार्थना स्थल इस मंदिर की आध्यात्मिक गरिमा को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ का शांत वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा कुछ पल के लिए हर चिंता और भागदौड़ को भुला देती है। यदि आप दार्जिलिंग आएं, तो इस मंदिर में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान का अनुभव जरूर करें। यकीन मानिए, यह अनुभव आपकी पूरी यात्रा को और भी यादगार बना देगा। इसी के साथ हम भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन करते हैं और उनके चरणों में विश्व शांति, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। इस शांत और आध्यात्मिक वातावरण में बिताए ये कुछ पल हमारी यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में हमेशा शामिल रहेंगे। अब समय है यहाँ से विदा लेने का और दार्जिलिंग की हमारी इस खूबसूरत यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ने का। आइए चलते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, जहां हमारा इंतजार कर रही है एक और नई कहानी, एक और नया अनुभव। तो दोस्तों, पीस पगोड़ा और जापानी मंदिर की इस खूबसूरत यात्रा के बाद अब हमें भी अच्छी खासी भूख लग चुकी है। इसलिए अब चलते हैं नाश्ते की ओर और देखते हैं कि दार्जिलिंग में सुबह के नाश्ते में क्या खास मिलता है। नाश्ते में हमने एक गर्मा गर्म आमलेट ऑर्डर किया है।
पहाड़ों की ठंडी सुबह में गर्मा-गर्म नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। अगर आप भी दार्जिलिंग आए तो स्थानीय छोटे-छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों में नाश्ता जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ कम कीमत में ताज़ा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, जो आपकी यात्रा के अनुभव को और भी यादगार बना देता है। और दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो दार्जिलिंग का यह स्मार्ट बाजार आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। यहाँ आपको कपड़ों, जूतों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान एक ही जगह पर आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा आसपास कई बड़े बड़े शोरूम और स्थानीय दुकानें भी मौजूद हैं, जहाँ से आप दार्जिलिंग की मशहूर चाय, ऊनी कपड़े, हस्तशिल्प और यादगार उपहार भी खरीद सकते हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ से दिखाएंगे। यहाँ बच्चों के मनोरंजन के लिए कई तरह के गेम जोन और राइड्स उपलब्ध हैं, जहाँ वे अलग अलग गेम्स का भरपूर आनंद ले सकते हैं। रंग बिरंगी गेमिंग मशीनें, कार रेसिंग गेम्स और कई मनोरंजक एक्टिविटीज बच्चों को काफी पसंद आती हैं। अगर आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय है तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित गोरखा रंगमंच भी घूमने जा सकते हैं। यह दार्जिलिंग का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है, जहां समय समय पर गोरखा समुदाय के पारंपरिक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप वन्यजीवों और प्रकृति को करीब से देखना पसंद करते हैं तो यहां से कुछ ही दूरी पर दार्जिलिंग का प्रसिद्ध पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है। यह चिड़ियाघर हिमालयी वन्यजीवों जैसे रेड पांडा, स्नो लेपर्ड और हिमालयन भालू के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ का टिकट 110 रुपये पर पर्सन है। यह 7:30 बजे से लेकर के और 4 बजे तक खुला रहता है। ये देखिए पर्यटक बंधुओं की भीड़। और ये दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको एक ही वीडियो में दार्जिलिंग की पूरी यात्रा करा सकें। इसलिए आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी इस सफर में कई शानदार जगहें और रोचक जानकारियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं दार्जिलिंग की सबसे खास पहचान, इसके विश्व प्रसिद्ध चाय बागानों की ओर। दार्जिलिंग की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप यहाँ के हरे भरे टी गार्डन को करीब से न देख लें। ये हैं दार्जिलिंग के सबसे रोमांचक आकर्षणों में से एक, दार्जिलिंग रोपवे। यहीं से आपको ऊपर आसमान की ऊंचाइयों से दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय बागानों, गहरी घाटियों और हिमालय की खूबसूरत वादियों का ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे शायद ही आप कभी भूल पाएं। अगर आप भी यहां आने का प्लान बना रहे हैं तो चौरस्ता से यह रोपवे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां टैक्सी के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। वर्तमान में रोपवे का टिकट 350 रुपए प्रति व्यक्ति है। हालांकि समय के साथ किराए में बदलाव हो सकता है, इसलिए टिकट काउंटर पर नवीनतम जानकारी जरूर देख लें। रोपवे सामान्यतः सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होता है। और अब हम रोपवे की सवारी का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के बीच उड़ते हुए बादल कितने करीब से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो बादल हमारे साथ ही सफर कर रहे हों। यही तो दार्जिलिंग की असली खूबसूरती है। कभी घने बादल पूरे नज़ारे को अपनी आगोश में ले लेते हैं तो अगले ही पल वही बादल हटते हैं और सामने हरे भरे चाय बागानों, पहाड़ों और घाटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगता है। इस रोपवे की शुरुआत वर्ष 1968 में की गई थी। इसे एशिया के सबसे पुराने यात्री रोपवे में से एक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराना और पर्यटन को बढ़ावा देना था। आज भी हर साल लाखों पर्यटक इस रोमांचक सफर का अनुभव लेने यहां पहुंचते हैं। और आप जिस खूबसूरत घाटी को देख रहे हैं उसे रंगीत वैली के नाम से भी जाना जाता है। इस घाटी का नाम यहां बहने वाली रंगीत नदी के नाम पर पड़ा है। ऊपर से इन बागानों को देखना एक अलग ही अनुभव है। दूर दूर तक फैली हरियाली और पहाड़ों की ठंडी हवाएं इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं। इन्हीं बागानों में तैयार होने वाली दार्जिलिंग टी अपनी अनोखी खुशबू और स्वाद के कारण पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे शैंपेन ऑफ टी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, रोमांच से भरपूर इस रोपवे की यादगार सवारी के बाद अब हम नीचे पहुंच चुके हैं। इतनी शानदार यात्रा के बाद भूख लगना तो बिल्कुल स्वाभाविक है, इसलिए अब थोड़ा रुककर नाश्ते का आनंद लेते हैं और फिर निकलेंगे दार्जिलिंग की अगली खूबसूरत मंजिल की ओर। दर्शक बंधुओं, ये है राइस, फ्राइड राइस, और ये जो है हम यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है। साथ में और लोग भी हैं जो सहयात्री हैं,
वो लोग भी अपना लंच कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग की सबसे बड़ी पहचान, विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग टी गार्डन में। दूर दूर तक फैली हरियाली, पहाड़ों की ढलानों पर सजी चाय की कतारें और चारों ओर फैली ठंडी हवाएं। यह नज़ारा किसी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं लगता। तो दर्शक बंधु, ये देखिए, ये टी गार्डन है और यहाँ पर जो है चाय पत्तियों की तुड़ाई का काम चल रहा है। यहाँ पे जो चाय बागान में काम करने वाले लोग हैं, काम कर रहे हैं। विशेष करके जो है महिला वर्ग के लोग ही इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ काम करने वाली महिलाएं रोज कई घंटों तक इन पहाड़ी ढलानों पर मेहनत करती हैं। बारिश हो, धूप हो या ठंड, इनकी मेहनत कभी नहीं रुकती। इन्हीं हाथों की मेहनत की बदौलत दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया तक पहुंचती है। अगर आप दार्जिलिंग आई तो इन टी बागानों में कुछ समय जरूर बिताइए। यहाँ की ताज़ी हवा, चारों ओर फैली हरियाली और चाय की पत्तियों की हल्की हल्की खुशबू आपको बहुत ही सुकून का अनुभव कराती है। आप ये बताइए कि एक दिन की मजदूरी आपको कितनी मिलती है कंपनी के द्वारा? है 232 रुपये। ये तो बहुत कम है मजदूरी। 7:30 से नहीं नहीं, तो ये तो बात है। काटना पड़ता है। तो दोस्तों, इन महिला श्रमिकों से बातचीत करने पर हमें पता चला कि इन्हें सुबह लगभग 10 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार काम करना पड़ता है। पूरे दिन की इस मेहनत के बदले इन्हें लगभग 232 रुपए की दैनिक मजदूरी मिलती है। आप खुद देख सकते हैं कि पहाड़ों की ढलानों पर घंटों खड़े होकर चाय की कोमल पत्तियां तोड़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। धूप हो, बारिश हो या ठंड, इनकी मेहनत हर दिन इसी तरह जारी रहती है। और आप भी दार्जिलिंग की असली खूबसूरती को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो इन चाय बागानों में जरूर आइए। यहाँ आप प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं, ताज़ी हवा का आनंद ले सकते हैं और विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की खेती को अपनी आंखों से देख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली और दार्जिलिंग की सबसे प्रतिष्ठित मंजिलों में से एक, बतासिया लूप की ओर। यह जगह सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की अद्भुत इंजीनियरिंग और इतिहास के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये लोग जो है ट्रेडिशनल पोशाक में जो है अपना फोटो शूट करा रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 7,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित बतासिया लूप का निर्माण वर्ष 1919 में किया गया था। उस समय दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के लिए यहाँ की खड़ी चढ़ाई पार करना आसान नहीं था। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए इंजीनियरों ने इस गोलाकार लूप का निर्माण किया, जिससे टॉय ट्रेन धीरे धीरे ऊंचाई हासिल कर सके। आज यह केवल एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि दार्जिलिंग की पहचान बन चुका है। यही वजह है कि यहाँ हर दिन हजारों पर्यटक इस अद्भुत इंजीनियरिंग को अपनी आंखों से देखने पहुंचते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो यहीं से आपको दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। जब छोटी सी यह ट्रेन धीरे धीरे इस गोलाकार ट्रैक पर घूमती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का खूबसूरत दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठा हो। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से सजे खूबसूरत बगीचे, ठंडी पहाड़ी हवाएं और दूर दूर तक फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। अगर मौसम साफ हो तो यहाँ से दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा का अद्भुत दृश्य भी दिखाई देता है। बतासिया लूप के बीचों बीच स्थित है एक भव्य युद्ध स्मारक, जिसे गोरखा सैनिकों की वीरता और बलिदान को समर्पित किया गया है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर जवानों को यहाँ श्रद्धांजलि दी जाती है। इस स्मारक के सामने खड़े होकर मन अपने आप गर्व और सम्मान से भर जाता है। यात्रा सिर्फ नई जगहों को देखने का नाम नहीं है, बल्कि उन कहानियों को महसूस करने का नाम है जो हर जगह अपने भीतर समेटे हुए होती है। बतासिया लूप भी ऐसी ही एक जगह है जहां प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की गहराई और देशभक्ति की भावना एक साथ महसूस होती है। अगर आप दार्जिलिंग आइए तो अपनी यात्रा में बतासिया लूप के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए। यहाँ सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि ऐसी यादें भी मिलती हैं जो जीवन भर आपके साथ रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खूबसूरत नज़ारे को अपने दिल और कैमरे में कैद करते हैं और फिर बढ़ते हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। अभी हमारी दार्जिलिंग यात्रा में कई और शानदार जगहें आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, दुंग गोन समतेन चोलिंग बौद्ध मोनेस्ट्री।
जिसे घूम मॉनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह दार्जिलिंग की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध बौद्ध मठों में से एक है और हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन करने आते हैं। यहां विराजमान है लगभग 15 फीट ऊंची भगवान मैत्रेय बुद्ध की भव्य प्रतिमा। बौद्ध धर्म में मैत्रेय बुद्ध को भविष्य का बुद्ध माना जाता है, जो भविष्य में संसार में आकर धर्म और शांति का मार्ग दिखाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग के ऐतिहासिक घूम रेलवे स्टेशन पर। पहली नजर में यह एक छोटा सा स्टेशन जरूर लगता है, लेकिन इसका इतिहास और महत्व इसे पूरी दुनिया में खास पहचान दिलाता है। समुद्र तल से लगभग 7,407 फीट की ऊंचाई पर स्थित घूम रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचा नैरो गेज रेलवे स्टेशन है। वर्ष 1869 में स्थापित यह स्टेशन विश्व धरोहर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वह जगह है जहां से गुजरती हुई दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन आज भी सैकड़ों पर्यटकों को 100 साल पुरानी रेल यात्रा का अनोखा अनुभव कराती है। स्टेशन की पुरानी इमारत, संकरी रेल पटरियां और चारों ओर फैली पहाड़ों की खूबसूरती ऐसा एहसास कराती है मानो समय आज भी यहीं ठहर गया हो। और अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग की एक और खूबसूरत और आध्यात्मिक धरोहर द्रुक सांग नांगचोलिंग मॉनेस्ट्री में। इसे डोली मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है। दूर से ही इसका भव्य प्रवेश द्वार, रंग बिरंगी तिब्बती कलाकृतियां और हवा में लहराते प्रार्थना ध्वज हर आने वाले का स्वागत करते हैं। इस मॉनेस्ट्री की वास्तुकला तिब्बती बौद्ध परंपरा का एक सुंदर उदाहरण है। प्रवेश द्वार पर बनी आकर्षक नक्काशी, ड्रैगन की आकृतियां और पारंपरिक चित्रकारी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ ये 20 रुपये का टिकट लगता है। अगर इस मॉनेस्ट्री के इतिहास की बात करें तो द्रुक सांग नांगचोलिंग मॉनेस्ट्री दार्जिलिंग के प्रमुख बौद्ध मठों में से एक है। यह मॉनेस्ट्री तिब्बती बौद्ध धर्म के द्रुक्पा कग्यू संप्रदाय से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना महान योगी और विद्वांत सांगपा ग्यारह येशे दोर्जे ने 12वीं शताब्दी में की थी। ये है डोली मॉनेस्ट्री और ये पर नज़ारे देखिए, इधर तथागत जी का मूर्ति लगा हुआ है और आप चलिए वहाँ पे छोटा सा एक गार्डन है, उस गार्डन में हम लोग भ्रमण करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिनरी है, कितनी खूबसूरती है। आइए। यह दार्जिलिंग का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मॉनेस्ट्री है। अपनी भव्य वास्तुकला, शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व के कारण यह दुनिया भर के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये देखिए वो घूम रेलवे स्टेशन का जो पॉइंट है वो टावर के पास, और मॉनेस्ट्री परिसर के अंदर आपको यह खूबसूरत छोटा सा गार्डन भी देखने को मिलेगा। रंग बिरंगे फूल, भगवान बुद्ध की शांत प्रतिमा और चारों ओर की मनमोहक सजावट इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। यहां आने वाला लगभग हर पर्यटक कुछ समय रुककर इस शांत वातावरण का आनंद लेता है और अपनी यात्रा की खूबसूरत यादों को कैमरे में कैद करता है। इसलिए अगर आप भी यहां आए तो इस गार्डन में कुछ पल जरूर बिताइए और अपनी यादगार तस्वीरें लेना बिल्कुल न भूलिए। यहाँ की खूबसूरती देखिए, कितना सजाया गया है। कुछ नेचुरल पुष्प हैं और कुछ आर्टिफिशियल पुष्प हैं। जो छोटे पुष्प हैं वो आर्टिफिशियल नहीं है बल्कि नेचुरल हैं। ये देखिए नेचुरल पुष्प, ये देख रहे हैं, ये नेचुरल पुष्प है, लेकिन ये जो है आर्टिफिशियल है। ये वास्तव में इस तरह का पुष्प नहीं है, ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। लेकिन ये देखिए नेचुरल पुष्प है। यहाँ देखिए आप इस पुष्प को देखिए, ये जापानी पुष्प हो सकता है, जो भी हो। ये देखिए, ये आर्टिफिशियल पुष्प लगाए गए हैं। पुष्प तो है नहीं लेकिन लगाए गए हैं। ये देखिए, अभी मौसम खुला हुआ था, अभी बादल जो है छा गए हैं। ऊपर की तरफ धूप, नीचे की तरफ बादल। वास्तव में यहां का नजारा शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। पहाड़ों को अपनी आगोश में समेटे ये उड़ते बादल, ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली हरियाली ऐसा एहसास कराती है मानो प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं उकेरी हो। अगर आप दार्जिलिंग आए तो इस जगह पर कुछ पल रुककर इस शांत वातावरण को जरूर महसूस कीजिए। यकीन मानिए, यहां बिताया गया हर पल आपकी यात्रा की सबसे खूबसूरत यादों में शामिल हो जाएगा। अब चलते हैं इस पवित्र मॉनेस्ट्री के भीतर और करीब से जानते हैं इसकी आध्यात्मिक विरासत, अद्भुत वास्तुकला और यहां छिपी उन कहानियों को
जो सदियों से लोगों को शांति और आस्था का संदेश देती आ रही हैं। और अब हम मॉनेस्ट्री के मुख्य प्रार्थना कक्ष में प्रवेश कर चुके हैं। सामने विराजमान भगवान बुद्ध की यह भव्य स्वर्णिम प्रतिमा पहली ही नजर में मन को शांति और श्रद्धा से भर देती है। चारों ओर रंग बिरंगी तिब्बती चित्रकला, सुंदर नक्काशी और पारंपरिक बौद्ध कलाकृतियां इस प्रार्थना कक्ष की दिव्यता को और भी बढ़ा देती हैं। यहाँ का हर स्तंभ, हर चित्र और हर प्रतिमा बौद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की एक अनमोल कहानी सुनाती है। अगर आप कुछ क्षण यहाँ शांत बैठ जाएं, तो आपको केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा जो मन को भीतर तक सुकून पहुंचा देती है। यही वह स्थान है जहां बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सच कहें तो दार्जिलिंग की खूबसूरती सिर्फ उसके पहाड़ों और चाय बागानों में ही नहीं, बल्कि ऐसे आध्यात्मिक स्थलों में भी बसती है जहां आकर मन अपने आप शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप देश के अलग अलग हिस्सों से दार्जिलिंग कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप पहली बार दार्जिलिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। अगर आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो दार्जिलिंग का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो यहां से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एयरपोर्ट से आपको आसानी से साझा टैक्सी और प्राइवेट कैब मिल जाती है, जिनसे करीब 2.5 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी प्रमुख रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी यानी एनजेपी है। यह स्टेशन देश के लगभग सभी बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी और लखनऊ से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एनजेपी स्टेशन से भी टैक्सी और शेयरिंग जीप की सुविधा पूरे दिन उपलब्ध रहती है। और यदि आप सड़क मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक नियमित बसें, शेयर टैक्सी और प्राइवेट कैब आसानी से मिल जाती है। पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए यह सफर अपने आप में बेहद खूबसूरत और यादगार होता है। और अगर आप इस यात्रा को और भी खास बनाना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक विश्व प्रसिद्ध टॉय ट्रेन का सफर भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि हिमालय की वादियों के बीच एक अविस्मरणीय अनुभव है, जिसे हर यात्री को जीवन में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी दार्जिलिंग की यह खूबसूरत यात्रा यहीं समाप्त होती है। इस सफर में हमने दार्जिलिंग के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक मॉनेस्ट्री, महाकाल मंदिर, पीस पगोड़ा, चाय बागानों, रोपवे, बतासिया लूप, घूम रेलवे स्टेशन और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देखने और समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दार्जिलिंग घूमने की पूरी जानकारी मिली होगी। और अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को और भी आसान बना देगा। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो, कुछ नया सीखने को मिला हो या यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री आपके लिए बनाते रहने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।